नमस्कार, मेरा नाम है देवर्षि शुक्ला और आज मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ एल्बर कामू द्वारा लिखित उपन्यास द स्ट्रेंजर या द आउटसाइडर का अनुवाद अजनबी। इसे प्रकाशित किया है राजकमल प्रकाशन ने और इसका अनुवाद किया है राजेंद्र यादव जी ने। पहला अध्याय। आज माँ की मृत्यु हो गई। हो सकता है कल हुई हो, ठीक ठाक नहीं बता सकता। आश्रम से आए तार में बस इतना ही लिखा है, तुम्हारी मां का स्वर्गवास हो गया, अंत्येष्टि कल है, हार्दिक संवेदना। इस मजमून में तो काफी गुंजाइश है, हो सकता है मृत्यु कल हुई हो। मोरिंगो का वृद्धाश्रम अल्जीरियस नगर से कुछ 50 मील दूर है। 2 बजे की बस लूं तो दिन छिपे से काफी पहले पहुंच जाऊंगा। शव के सिरहाने रत जगह की प्रथा निभाकर कल शाम तक आसानी से लौटा भी जा सकता है। अपने साहब से 2 दिन की छुट्टी मांग ली है। ऐसे मौके पर परवें मना भी कैसे कर सकते। फिर भी जाने क्यों मुझे लगा जैसे वो कुछ झुंझला उठे। मैं बिना सोचे ही बोल पड़ा, माफ कीजिए साहब, इसमें देखिए मेरा तो कोई कसूर नहीं। बाद में ख्याल आया कि ये सब मुझे नहीं कहना था। मुझे माफी मांगने की क्या जरूरत थी। ये तो खुद उन्हें ही समझना चाहिए था कि हमदर्दी जताते या ऐसे ही कोई औपचारिक बात कहते। परसों गमी के कपड़े में देखकर शायद ऐसा कुछ कहें। फिलहाल तो लगता है कि नहीं, मां नहीं रही, अंत्येष्टि से पक्का हो जाएगा। कहिए बकायदा सरकारी मुहर लग जाएगी। मैंने 2 बजे की बस ली। चिलचिलाती गर्म दोपहर का समय था। रोज की तरह आज भी मैंने सेलेस्ते के रेस्टोरेंट में खाना खाया। आज सब कोई बेहद मेहरबान था। सेलेस्ते बोला, मां की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जब मैं बाहर आया तो सबके सब मुझे दरवाजे तक छोड़ने आए। आते आते तो एकदम हड़बड़ी से मच गई। ऐन मौके पर मुझे काली टाई और बांह पर बांधने का काला मोहरमी पट्टा लाने के लिए मैनुअल के यहां भागना पड़ा। उसके चाचा भी कुछ ही महीने पहले गुजरे थे, सो उसके पास ये सब था। बस दौड़ते दौड़ते पकड़ी। सड़क और आसमान का दौड़ता चौंधा, पेट्रोल का बदबूदार धुआं और रास्ते के झटके। फिर ऊपर से वे भाग दौड़, शायद इसलिए मैं बैठते ही ऊँघने लगा। बहरहाल ज्यादातर रास्ता सोते सोते कटा। आंख खुली तो देखा एक सिपाही पर लदा हूं। उसने बत्तीसी चमका कर पूछा, क्या मैं दूर से बस में बैठा आ रहा हूं। बात करने का मेरा मन न था, इसलिए सिर्फ सिर हिलाकर बात खत्म कर दी। गांव से आश्रम की दूरी मील भर से ज्यादा होगी। पैदल ही रास्ता तय किया। सीधे मां को देखना चाहा तो चौकीदार बोला कि पहले वार्डन से मिलना होगा। वार्डन व्यस्त थे, इसलिए थोड़ी राह देखनी पड़ी। जितनी देर बैठा रहा देखता रहा। चौकीदार मुझसे गप्पे लड़ाता रहा। फिर मुझे कुछ दफ्तर ले गया। वार्डन सफेद बालों वाला ठिगना सा आदमी था। कोट के काज में लीजन ऑफ ऑनर के प्रतीक छोटा सा गुलाब लगाए हुए वार्डन अपनी नीली नीली पनीली आंखों से मुझे देखता रहा। फिर हमने हाथ मिलाए। मेरे हाथ को वो इतनी देर तक लिए रहा, मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। इसके बाद मेज पर रखे रजिस्टर को उलट पुलट कर बोला, मैडम म्योरसल 3 साल पहले इस आश्रम में आई थी। जीविका का उनका अपना कोई साधन नहीं था, इसलिए उनका सारा भार आपके ही ऊपर था। मुझे ऐसा लगने लगा मानो वो मुझे किसी बात के लिए अपराधी ठहरा रहा हो। इसलिए मैंने सफाई देनी शुरू की तो बीच में ही टोक दिया, बेटा तुम अपनी सफाई क्यों दे रहे हो। मैंने तो खुद उनका सारा पिछला रिकॉर्ड देखा है। तुम तो खुद स्थिति में नहीं थे कि ठीक से माँ के भरण पोषण का बोझ उठा सको। अपनी देखभाल के लिए उन्हें हर वक्त एक आदमी की जरूरत थी। और मुझसे छुपा तो नहीं है कि तुम्हारी जैसी नौकरी करने वाले लड़के की तनख्वाह कितनी ही मिलती है। बहरहाल आश्रम में वे काफी खुश थीं। मैंने कहा, जी हाँ साहब, मेरा भी यही विश्वास है। इस पर वे बोला, अपनी उम्र के कई लोगों से उनकी अच्छी पटती थी। लोग अपनी पीढ़ी वालों में ही ज्यादा खुश रहते हैं। तुम तो खुद काफी छोटे हो, उनके साथ की कमी थोड़ी ही पूरी कर सकते थे। बात सही थी। जिन दिनों हम लोग साथ साथ रहते थे, माँ मुझे बस देखती रहती थी। बातचीत हम लोगों में शायद ही कभी हुई हो। आश्रम के पहले कुछ हफ्तों तो काफी रोई धोई, लेकिन ये सब रोना धोना मन न लगने के कारण था। 2-1 महीने के बाद तो ये हालत हो गई कि उनसे आश्रम छोड़ने के लिए भी कहो तो रोने लगे।
ये भी उनके भयानक सज़ा देना था। यही कारण था कि पिछले साल उनसे बहुत ही कम में मिलने आया। दूसरे, वहाँ जाने का अर्थ ये भी था कि अपना एक रविवार बिगाड़ो। बस तक जाने की तबालत उठाओ, टिकट खरीदो, सफ़र में दोनों तरफ 2-2 घंटे बैठे धूल फांको और आने और जाने में पक्के 2-2 घंटे। खैर, इस सारे सिरदर्द का तो जिक्र ही छोड़िए। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वार्डन क्या बोला चला जा रहा है। आखिर में वो बोला, अच्छा तो अब मेरा ख्याल है तुम माँ के दर्शन करोगे। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया और उठ खड़ा हुआ। आगे आगे वह दरवाजे तक बढ़ा। जीना उतरते ही उसने समझाया, तुम्हारी माँ का शव मुर्दाघर में रखवा दिया है, जिससे दूसरे बूढ़ों का मन न खराब हो। मेरी मंशा समझे ना, यहाँ तो हर वक्त कोई ना कोई मरता ही रहता है। हर बार 2-3 इन लोगों की हालत खराब हो जाती है। यानी लामुहाला हमारे नौकर चाकरों को फालतू काम की फिजूली परेशानी। हमने एक खाली जगह पार की। यहाँ छोटे छोटे दलों में बैठे बूढ़े आपस में बातें कर रहे थे। हमें आता देखकर चुप हो गए। हम आगे बढ़े निकले तो पीछे से फिर बातचीत हुई। उनके स्वर में मुझे पिंजड़े के बंद पहाड़ी तोतों की याद आ गई। इन लोगों का स्वर अलबत्ता उतना तीखा नहीं था। एक छोटे और कम ऊंचे से मकान के दरवाजे के सामने आकर वार्डन खड़ा हो गया। तो मोशे मोरसिल, मैं यहीं से विदा लूंगा। किसी काम के लिए जरूरत हो तो दफ्तर में ही हूं। अंत्येष्टि कल सुबह करने का विचार है। तब तक तुम अपनी माँ के ताबूत के पास रत जगह भी कर लोगे। तुम्हारा खुद का भी तो मन होगा ही। हाँ, एक बात और, तुम्हारी माँ के साथियों ने बताया है उनकी कामना थी उन्हें चर्च के नियमों के अनुसार ही दफन किया जाए। यूं मैंने इसकी सारी व्यवस्था कर दी है, लेकिन सोचा तुम्हें खबर दे दूं। मैंने कहा, शुक्रिया। जहां तक मुझे अपनी माँ का पता है वे खुल्लम खुल्लम तो नास्तिक नहीं थी, लेकिन इस धर्म कर्म की तरफ उन्होंने अपने जीवन में कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने मुर्दाघर में कदम रखा। कमरा खूब रोशन और ऐसा साफ स्वच्छ था कि कहीं एक दाग नहीं नजर आता था। दीवारें सफेदी से पुती थीं। एक काफी बड़ा रोशनदान था। फर्नीचर के नाम कुछ कुर्सियां और तिपाइयां पड़ी थी। 2 तिपाइयों कमरों के बीचों बीच खुली रखी थी और उन पर ताबूत टिका था। ढक्कन ऊपर लगता था, लेकिन पेच बस जरा सा घुमाकर छोड़ दिए गए थे। निकल की पॉलिश वाले पेचों के सिरे गहरे अखरोट रंग के तख्ते के ऊपर निकले पड़े थे। एक अरब औरत, मुझे लगा नर्स, अर्थी के पास बैठी थी। वह नीला शमीज पहने थी। बालों पर शोक रंग का रुमाल बंधा था। पीछे पीछे ही चौकीदार भी आ पहुंचा। उसकी सांस फूली थी, जरूर दौड़ता दौड़ता आया था। वह बोला, अभी तो मैंने ढक्कन यूं ही रख दिया है। वार्डन साहब का हुक्म था कि आप आए तो माँ के दर्शन के लिए पेच खोल दूं। वह ताबूत की ओर बढ़ा तो मैंने उसे रोक दिया। नहीं नहीं, तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? अथाह आश्चर्य से उसके मुंह से निकला, आप नहीं चाहते कि मैं? नहीं, मैंने जवाब दिया। पेचकस तो उसने वापस जेब में रख लिया, लेकिन उसकी फटी फटी आंखें मुझ पर टिकी रहीं। तब मुझे लगा कि यूं मना नहीं करना चाहिए था। इस ख्याल से मैं जरा सा सक पकाया। कुछ पल मुझे देखते रहकर उसने पूछा, क्यों? स्वर में भर्त्सना नहीं थी, केवल जिज्ञासा थी। भाई, इस क्यों का जवाब तो बड़ा मुश्किल है, मैंने कहा। वह अपनी पकी पकी मूंछों में बल देता रहा, फिर बिना मुझसे आंख मिलाए मुलायम स्वर में बोला, अच्छा, अब मैं समझा। आदमी देखने में अच्छा लगता था, नीली नीली आंखें और फूले लाल गाल। मेरे लिए उसने ताबूत के पास से एक कुर्सी खींच दी और खुद ठीक उसके पीछे बैठ गया। नर्स उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। चौकीदार के पास से गुजरी तो मेरे कान में बुदबुदा कर बोला, इस बेचारी को फोड़ा हो गया है। अब मैंने जरा गौर से उसे देखा। आंखों के ठीक नीचे सिर के चारों ओर पट्टी लपेटी हुई थी। नाक की उठान के आसपास का हिस्सा दबकर चपटा हो गया था और चेहरे पर उस सफेद आड़ी पट्टी के सिवा कुछ नहीं दिखता था। उसके जाते ही चौकीदार भी उठ खड़ा हुआ। अब आप यहां अकेले बैठे। पता नहीं जवाब में मैंने क्यों इशारा किया और बाहर जाने के बजाय वे मेरे कुर्सी के पीछे आकर खड़ा हो गया। इस कुलबुलाहट में मुझे बेचैनी होने लगी कि मेरी पीठ पर जमा खड़ा है। दिन ढल रहा था। सारे कमरे में सुखद सुकुमार धूप का ज्वार उमड़ पड़ा था। रोशनदान के शीशे में 2 ततैये बन बना रहे थे। मैं ऐसा उनींदा हो रखा था
कि आंखें नहीं खुल रही थी। बिना पीछे मुड़े ही मैंने चौकीदार से पूछा, इस आश्रम में तुम्हें कितने दिन हो गए? 5 साल। खट से ऐसा बना बनाया उत्तर आया कि लगा मानो मेरे सवाल की राह ही देख रहा हो। अब तो बस उसकी मशीन ही चालू हो गई। 10 साल पहले अगर कोई उसे बताता कि तुम्हारी जिंदगी मोरेंगो के आश्रम में चौकीदारी करते बीतेगी तो वह हरगिज विश्वास नहीं करता। बताया उम्र 64 साल है और रहने वाला पेरिस का है। जैसे उसने ये बताया तो मैं बिना सोचे समझे बोल उठा, अच्छा तो तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो? तब याद आया वार्डन के पास ले जाने से पहले भी उसने माँ के बारे में कुछ बताया था। वह बोला, इस प्रदेश की खासकर इन निचले मैदानों की गर्मी ऐसी है कि माँ को जल्द से जल्द कब्र देना ही अच्छा है। पेरिस की बात और है, वहां तो 3 दिन कभी कभी तो 4 दिन शव को रख लेते हैं और कुछ नहीं बिगड़ता। फिर वही बताता रहा कि अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन उसने पेरिस में बिताए हैं। अब तो वे दिन भुलाए नहीं भूलते। कहने लगा, और यहां तो समझिए सारे काम आंधी की तरह होते हैं। अभी किसी के मरने की खबर सुनकर भी नहीं चूके कि लीजिए साहब दफनाने के लिए खदेड़ दिए गए। बस बस, बीच में ही उसकी पत्नी बोल पड़ी, इन बेचारों को ये सब बताने की क्या जरूरत है? झेप कर बुढ़ा माफी मांगने लगा। मैंने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं। मुझे सचमुच उसकी कई बातों का दिलचस्प लग रहा था। मैंने इधर उधर पहले ध्यान नहीं दिया था। अब उसने फिर बताना शुरू कर दिया कि आश्रम में वह भी साधारण आश्रमवासी के रूप में ही आया था, क्योंकि कदकाठी में अब भी भला चंगा था। तो जब चौकीदारी की जगह खुली तो अर्जी दे दी। मैंने कहा, तो क्या हुआ? हो तो तुम अभी दूसरे आश्रमवासियों की तरह ही। मगर इस बात को मानने को तैयार ना था। अपने को कुछ अफसरनुमा समझता था। खुद से कम उम्र वाले आश्रमवासियों की बात आती तो उनका जिक्र वह लोग या कभी कभार उन बूढ़ों के लिए कहकर करता था। उसकी इस आदत से पहले पहल मैं चौंका भी था। खैर, अब उसका दृष्टिकोण मेरे समझ में आ गया था। चौकीदार के रूप में ही सही, उसकी अपनी एक हैसियत थी और बाकी लोगों पर कुछ धाक तो थी ही। तभी नर्स लौट आई। रात कुछ ऐसी तेज सी हुई कि लगा रोशनदान के पार का आसमान आज अचानक काला पड़ गया। चौकीदार ने बत्तियां जला दी। उनके चौंधे ने जरा देर के लिए मुझे एकदम अंधा सा बना दिया। उसने सलाह दी कि मैं आश्रम के लंगर में चलकर भोजन कर लूं, लेकिन मुझे भूख नहीं थी। इस पर उसने कहा, अगर मैं कहूं तो वह मेरे लिए एक गिलास बिना दूध की कॉफी ले आए। काली कॉफी मेरा प्रिय पेय है। सो कह दिया शुक्रिया। कुछ मिनटों में वह एक ट्रे उठा लाया। कॉफी पीने के बाद मुझे सिगरेट की तलब लगी, लेकिन मन में धर्म संकट था कि इस मौके पर मां की उपस्थिति में सिगरेट पीऊं या ना पीऊं। जब एक बार फिर सोचा तो कुछ खास हर्ज नहीं लगा, अतः एक सिगरेट मैंने चौकीदार को भी पेश की। हम दोनों सिगरेट पीते रहे। थोड़ी देर बाद उसने फिर बातें करना शुरू कर दी। बात यह है कि शव के आसपास आपके साथ साथ रत जगह के लिए आपकी माँ के और साथी संगी भी आने वाले हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग हमेशा यहाँ रत जगह करते हैं। अच्छा, तो मैं जाकर कुछ और कुर्सियां और बिना दूध की कॉफी का बर्तन ले आऊं। सफेद सफेद दीवारों पर पड़ती रोशनी की चमक मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैंने पूछा, इनमें से एक बत्ती बुझा दूं? उसने बताया, ये नहीं होगा। बत्तियां सब इस ढंग से लगाई गई हैं कि या तो सारी की सारी जलती हैं या सब बुझ जाती हैं। इसके बाद मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वे बाहर जाकर कुर्सियां ले आया। उसने ताबूत के चारों ओर लगाकर उसने एक कुर्सी पर कॉफी का पॉट और 10-12 प्याले रख दिए। इसके बाद ठीक मेरे सामने माँ के पास बैठ गया। नर्स कमरे के दूसरे कोने में मेरी ओर पीठ करके बैठ गई। कर क्या रही थी ये तो नहीं दिखाई देता था, लेकिन उसकी बाहों के हिलने के ढंग से अंदाजा लगाया कि सिलाइयों से कुछ बुन रही है। मुझे बड़ा आराम मिल रहा था। कॉफी ने तन मन में सुखद ऊष्मा भर दी थी। खुले दरवाजे से फूलों की भीनी भीनी गंध और रात की ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। शायद कुछ पल के लिए मेरी आंखें भी झपक गईं। अजब सी सरसराहट की आवाज कानों में पड़ी तो जगा। बंदी बंद आंखों में मुझे लगा मानो रोशनी पहले से भी ज्यादा तीखी हो गई है। किसी परछाई का कहीं नामो निशान नहीं था और हर चीज का एक एक कोण और कटाव निर्ममता से आंखों को नक्श हुआ जा रहा है। मां के संगी साथी बूढ़े बूढ़े आने लगे थे। उस मनहूस चौंधा मारती सफेदी से तिरछे होकर गुजरते मैंने गिना
1, 2, 3, 10। उन लोगों के बैठने पर एक कुर्सी तक के चरमराने का स्वर नहीं था। उस दिन उन लोगों को मैंने जितना साफ साफ देखा, शायद जिंदगी में कभी किसी चीज को उतना साफ नहीं देखा। उनके चेहरे मोहरे, कपड़े लत्ते एक तिनका भी मेरी आंखों से नहीं छूटा। और फिर भी मजा यह है, मुझे उनकी एक भी बात, एक भी आवाज नहीं सुनाई दी थी। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वे सचमुच हैं भी या नहीं। लगभग सभी महिलाओं के सामने एप्रन बंधे रखे थे। सुतलियां ऐसे कसकर कमर में बंधी थी कि उनके बड़े बड़े पेट और भी बाहर निकल आए थे। कितने बड़े बड़े होते हैं इन औरतों के पेट, इस तरफ कभी मेरा गौर ही नहीं गया था। हाँ, तो अधिकांशतः पुरुष अफीमचियों और व्यापाचारियों की तरह सूखे मरियल थे। हाथों में छड़ियां लिए थे। उनके चेहरे की सबसे खास बात यह लगी कि उनकी आंखें दिखाई नहीं देती थीं। झुर्रियों के झुरमुट में बस एक निस्तेज और निर्जीव रोशनी भर नजर आती थी। बैठ चुकने के बाद उन लोगों ने मुझे देखना शुरू कर दिया। कुत्ते की दुम की तरह उनकी गर्दन भी भद्दी तरह थरथर करती थी और अपने दंतहीन मसूड़ों को वे बैठे बैठे होंठ निचोड़ते जा रहे थे। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि मुझे पहली बार देखकर ये लोग स्वागत में कुछ कहना चाहते हैं या उनकी हरकत सिर्फ बुढ़ापे की कमजोरी के कारण है। मैं तो ये भी मानने को तैयार था कि वे लोग अपने अपने ढंग से मेरा स्वागत ही कर रहे हैं, मगर चौकीदार को घेर कर उनका यूं बैठना, संजीदगी से मुझे घूरे जाना और सिर मटकाना देखकर मन ही मन बड़ा अजीब अजीब लगता था। पल भर को दिमाग में एक बेतुकी सी बात आई, मानो कि ये सब के सब मेरा इंसाफ करने बैठे हों। कुछ मिनट बाद औरतों में से एक ने रोना शुरू कर दिया। वह दूसरी लाइन में थी और उसके आगे एक और औरत रो पड़ी थी, इसलिए मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। ठीक समय पर उसके मुंह से रुक रुक कर घुटी घुटी हल्की सी सिसकी निकलती थी। लगता था जैसे ये सिसकियां कभी बंद नहीं होंगी। दूसरों को जैसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। सबके सब अपनी अपनी कुर्सियों में दबे सिमटे गुमसुम बैठे थे और ताबूत या अपनी अपनी छड़ियों को जो भी चीज सामने पड़ती थी बस उसे एक टक देखते जा रहे थे। औरत का रोना जारी था। मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ। इस औरत को तो मैं जानता तक नहीं। मन में आया कि चुप करा दूं, लेकिन उससे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। कुछ देर बाद चौकीदार ने उसके ऊपर झुककर कान में कुछ फुसफुस किया। जवाब में औरत ने केवल सिर झटकाया और मुंह ही मुंह कुछ बोली जो सुनाई नहीं दिया, लेकिन रोना अपनी उस गति से चलता रहा। चौकीदार अपनी कुर्सी से उठकर मेरे बराबर सरका लाया। पहले तो वह चुपचाप बैठा रहा, फिर बिना मेरी ओर देखे बताने लगा। इसका आपकी मां से बड़ा प्रेम था। कहती है दुनिया में अकेली इसकी मां ही आपकी सगी थी, अब कोई नहीं रहा। मैं क्या कहता। इसके बाद काफी देर सन्नाटा छाया रहा। अब उस औरत का रोना सुबकना काफी कम हो गया था। कुछ देर नाक छिनकने और सूसू करने के बाद अब वह शांत भी हो गई। नींद तो नहीं, हाँ थकान जबरदस्त महसूस हो रही थी। टांगे बुरी तरह दुख रही थी। मुझे कुछ ऐसी अनुभूति हो रही थी कि मानो इन लोगों की चुप्पी मुझे पीस डाल रही है। एकदम सन्नाटा था। अगर कुछ सुनाई देती थी तो काफी देर रुक रुक कर आती एक अजीब सी आवाज। पहले तो मैं चकराया कि ये कैसी आवाज है, लेकिन ध्यान से सुना तो समझ में आया। बैठे बैठे बुढ़े अपने थुलथुल गाल चूसते थे और इससे वे चुसुर चुसुर आवाज अजब अजब आवाजें होती थी जिनसे मैं पहले पहले डर गया था। सबके सब अपने आप में ही ऐसे डूबे थे कि शायद उन्हें इस बात का ध्यान तक नहीं था कि वे ऐसा कुछ कर भी रहे हैं। मुझे तो लगा बीचों बीच रखे शव का भी उनके लिए कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अब सोचता हूं वह मेरा भ्रम था। चौकीदार ने एक एक करके हम सबको कॉफी दी। हमने कॉफी पी। इसके बाद क्या क्या हुआ मुझे याद नहीं आता। जैसे तैसे रात गुजर गई। बस एक ही बात का ख्याल है, बीच में आंखें खुली तो देखा एक को छोड़कर बाकी सारे बुढ़े अपनी कुर्सियों में गुड़ी मुड़ी होकर सो गए। वे अकेला बुढ़ा अपनी छड़ी के दोनों हाथों में जकड़े उन पर थड्डी थकाए मुझे लगातार यूं घूरे जा रहा था, मानो मेरे जागने का ही राह देख रहा हो। पर फिर मुझे फौरन ही दोबारा झपकी आ गई। कुछ देर बाद एक बार फिर नींद टूटी। टांगों का दर्द
बढ़कर अब पांव सीने से चुनचुनाहट पैदा करने लगा था। ऊपर रोशनदान के पार पौ फटे का उजाला फैलने लगा। 2-1 मिनट के बाद एक और बूढ़े की भी आंख खुल गई और उसने खो खो करके बार बार खांसना शुरू कर दिया। चारखाने के बड़े से रुमाल में ये खूंखार थूक लेता था और उस तरह बार बार थूकने के साथ ही लगता मानो उसने अब क्या की। इस खांसी थूक से औरों की नींद भी खुल गई। चौकीदार ने आकर सूचना दी कि चलने का समय हो गया है। रात भर के कष्टप्रद रत जगह के बाद सबके चेहरे भी राख की तरह बुझे बुझे हो गए थे। यूं तो हमने आपस में एक भी बार बात नहीं की, लेकिन जब एक एक करके सबने मुझे हाथ मिलाए तो एक बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। लगा मानो सारी रात साथ बैठकर काटने की इस प्रक्रिया ने हम लोगों के बीच एक निकटता और आत्मीयता का भाव जगा दिया है। मेरा तो बुरा हाल था। चौकीदार मुझे अपने कमरे में ले गया। यहाँ मैंने हाथ मुंह धोकर जरा कपड़े वपड़े ठीक किए। उसकी दी हुई थोड़ी सी सफ़ेद कॉफ़ी पीकर लगा जान में जान आई। बाहर आकर देखा तो सूरज चढ़ाया है और मोरंगों के समुद्र के बीच की पहाड़ियों के ऊपर आकाश में सिंदूर बिखेर रहा है। गांव और खेतों की ओर आए तो मुझे युगों हो गए। सोचने लगा कि माँ का झमेला ना होता तो इस समय यहाँ घूमने का कैसे मज़ा आता। इस विचार के साथ ही परिस्थिति का ज्ञान हो आया। खैर, इस समय तो मैं खुले चौक में एक सामान्य पेड़ के नीचे खड़ा खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था। ठंडी ठंडी धरती से निकलती सौंधी सौंधी गंध को लंबी लंबी सांसें पीते हुए लगा कि अब नींदपन के नामो निशान नहीं है। अब मैंने दफ्तर के लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इस वक्त तो लगा सो सोकर उठे होंगे और काम पर जाने की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे लिए क्षण दिन का सबसे बुरा समय होता है। 10-12 मिनट मैं यूं सोचता रहा कि बिल्डिंग के भीतर से बजती घंटी से ध्यान टूटा। खिड़कियों से लोग चलते फिरते दिखाई दिए, लेकिन इसके तुरंत बाद ही फिर शांति छा गई। सूरज कुछ और चढ़ाया तो मेरे तलवे गर्म होने लगे। चौकीदार खुला चौक पार करके आया, मेरे पास आया और बोला, वार्डन साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैं दफ्तर की ओर गया तो वार्डन ने कुछ और कागजों पर दस्तखत लिए। देखा, अब उसके कपड़े काले रंग के थे। पतलून का कपड़ा महीन धारियों का था। टेलीफोन का चोंगा हाथ में लिए उसने मेरी तरफ देखा। अभी अभी अंडरटेकर के लोग आ गए हैं। ताबूत बंद करने के लिए मुर्दाघर जाने वाला है। तुम कहो तो उन्हें ज़रा देर रोक दूं? माँ के अंतिम दर्शन करना चाहोगे? जी नहीं, आवाज़ धीमी करके उसने चोंगे में कहा। तब ठीक है फिगिए, तुम आदमियों को सीधे वहाँ भेज दो। फिर उसने बताया कि अंत्येष्टि के समय भी वह भी उसमें रहेगा। मैंने धन्यवाद किया। डेस्क के सामने बैठे बैठे उसने अपनी टांग पर टांग रखी और पीठ पीछे टिका ली। कहा, ड्यूटी वाली नर्स के अलावा शोक मनाने मैं और वह केवल 2 ही जन होंगे। ये यहाँ का नियम है कि आश्रमवासी अंत्येष्टि में शामिल ना हो। हाँ, अगर उनमें से कुछ चाहे तो रत जगह के लिए पहली रात अर्थी के पास बैठ सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं, उसने समझाया। ये इन्हीं लोगों की भलाई है। मानसिक कष्ट से बच जाते हैं, लेकिन इस बार मैंने तुम्हारी माँ के एक पुराने साथी को साथ चलने की अनुमति दे दी है। नाम है उनका थॉमस पीरे। वार्डन के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। ये प्रसंग भी एक तरीके का बड़ा करुणाजनक है। तुम्हारी माँ और ये साहब बड़े अभिन्न जैसे हो गए थे। अपनी इस नई मंगेतर के लिए दूसरे बूढ़े लोग पीरे को चिढ़ाया भी करते थे। पूछते, शादी कब कर रहे हो? पीरे हंसकर उड़ा देते। सो एक तरह से यहाँ का स्थायी मजाक था। सोच ही सकते हो तुम्हारी माँ के ना रहने से उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। मुझे खुद लगा कि अंत्येष्टि में शामिल होने की उनकी प्रार्थना को ना मानना जाती होगी। हाँ, डॉक्टर की सलाह मानकर मैंने पिछली रात उन्हें शव के पास जगह नहीं करने दिया था। कुछ देर बिना कुछ बोले चाले हम लोग यूं ही बैठे रहे। फिर वार्डन उठकर खिड़की के पास आ गया और बोला, अरे मोरंगों के पादरी साहब तो वो चल के आ रहे हैं। वक्त से कुछ पहले ही आ गए। चर्च गांव में है, वहां तक पहुंचते पहुंचते 1-पौना घंटा लग जाएगा। यह बताकर वार्डन नीचे चला गया। पादरी मुर्दाघर के सामने खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था। साथ में 2 सहायक थे। एक के हाथ में धूपदान था। उसके ऊपर झुका झुका पादरी उसे लटकाने वाली चांदी की जंजीर ठीक कर रहा था। हमने देखा तो तन सीधा करके खड़ा हो गया। मुझसे बेटे बेटे कहकर
दो चार बातें कही, फिर आगे आगे मुर्दा घर में चला गया। घुसते ही मैंने देखा कि ताबूत के पीछे 4 व्यक्ति काले कपड़े पहने खड़े हैं। पेच कसे जा चुके हैं। ठीक उसी समय वार्डन को कहते सुना कि ताबूत ले चलने की गाड़ी आ गई है। पादरी ने प्रार्थना शुरू कर दी। इसके बाद सब लोग चल पड़े। काले रंग की एक पट्टी को पकड़े वे चारों व्यक्ति ताबूत के पास आ गए। उनके पीछे पीछे लाइन में पादरी, प्रार्थनाएं गाने वाले लड़के और फिर मैं। दरवाजे से लगी एक महिला खड़ी थी। इसे मैंने पहले नहीं देखा था। वार्डन ने उसे बताया, ये मुंशी मोरसल है। उसका नाम मेरे पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन यह समझ गया कि इसी आश्रम की परिचारिका सिस्टर है। मेरे परिचय के साथ उसके लंबे सूखे चेहरे से मुस्कुराहट की एक रेखा तक नहीं झलकी। बस वे जरा सा सामने झुककर रह गई। ताबूत को गुजरने देने के लिए हम लोग दरवाजे से हटकर खड़े हुए। ताबूत निकल गया तो ले चले जाने वालों को पीछे पीछे ही लिए लंबा सा गलियारा पार करके सामने वाले फाटक पर आ गए। हाँ, ताबूत के लिए गाड़ी तैयार खड़ी रखी थी। लंबी चमचम करती काली वार्निश से पुती गाड़ी। इसको देखकर मुझे दफ्तर के कलमदान की याद आ गई। गाड़ी के बगल में ही अजीबोगरीब कपड़े पहने एक छोटा सा व्यक्ति खड़ा था। बाद में जाना ये साहब अंत्योष्टि की देखरेख करने के लिए है। एक तरीके से पुरोहित ही समझो। उसके पास ही बड़े लाचार और झेपे झेपे से दिखते मेरी माँ के खासुल खास मित्र महाशय पीरे खड़े थे। सिर पर फ्लैट हैट थी जिसकी टुपियां फिरने की बर्तन जैसी और किनारे बेहद चौड़े थे। जूतों पर हारमोनियम के पर्दे की लाल लय दिखती पतलून और चौड़े चौड़े ऊंचे सफेद कॉलर पर निहायती पिद्दी सी दिखती काली टाई। जैसे ही ताबूत दरवाजे से बाहर निकला कि आपने झटके से टोपी उतार लिया। पकौड़ी जैसी फूली फुंसियों से लदी नाक, नीचे होंठ फड़क रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उनके कानों की ओर आकर्षित हुआ। कनपटी की जर्दे पर लाख के बुल्लू जैसे दिखते बाहर को निकलते लाल लाल कान और उनके चारों ओर सिरों पर सफेद सफेद रेशमी बालों के गुच्छों की गोट। अंडरटेकर के सेवकों ने हाँक कर हमें अपनी अपनी जगह कर दिया। अर्थात गाड़ी के सामने पादरी और इधर उधर काले कपड़े पहने चारों व्यक्ति और गाड़ी के पीछे पीछे मैं वार्डन। सबसे पीछे पीरे महाशय और नर्स। धूप आसमान में लिपटकर मारने लगी थी। झुलस तेजी से बढ़ रही थी। ताप की पहली लपटे तो अपनी पीठ पर मुझे ऐसी लगने लगी मानो गर्म जीभ से कोई चाट रहा हो। काले सूट से तो हालत और भी खराब थी। ना मालूम रवाना होने में इतनी देर करने का कारण क्या था। पीरे महाशय ने अब फिर टोपी उतारकर हाथ में ले ली। वार्डन ने जब उनके बारे में मुझे बताना शुरू किया तो मैं जरा उनकी ओर तिरछा मुड़ मुड़ कर देखने लगा। याद है, वार्डन कहे जा रहा था, सांझ के शीतल समय मेरी माँ और ये पीरे महाशय काफी दूर दूर तक साथ टहलने जाया करते थे। कभी कभी ये गांव तक आ जाते। हाँ, नर्स तो उनके साथ ही रहती थी। अब मैंने उस खुले वातावरण में ग्राम प्रदेश की ओर निगाह डाली। देखा मोरपंखी के पेड़ धरती की उठान के साथ नीचे से घने और दूर की ओर सकरे होते क्षितिज रेखा और पहाड़ियों की ओर चले गए हैं। तपीलाल धरती जगह जगह घनी फैली हरियालियों से भरी है और यहाँ वहाँ कोई मकान इक्का दुक्का खड़ा है। तेज धूप में उसका एक एक कोना और मोड़ की आभार साफ दिख रहा है। इस सारे दृश्य को देखकर माँ के मन की बात मेरी समझ में आने लगी। इन प्रदेशों में सांझ के समय जरूर ही निहायत मनहूस और नीरस किस्म की शांति छाई रहती होगी। इस समय सुबह की इस खुली साफ धूप में भी जब सब कुछ लू लपट के दब दब दमक रहा है, तब भी तो इस खुले फैले प्रांतर को देखकर ऐसा महसूस होता है मानो कुछ अमानवीय है, कुछ है जो मन को बुझा देता है। आखिरकार काफिला चला। तब पहली बार मैंने देखा कि पीरे थोड़ा पांव लचकाकर चल रहे हैं। गाड़ी की चाल जरा तेज हुई तो बेचारे पीरे महाशय कदम कदम पिछड़ने लगे। गाड़ी के साथ साथ चलने वाला एक आदमी, वो भी पीछे छूटता मेरे बराबर आ गया। देखकर ताजुब होता था कि आसमान में सूरज को पर लग गए हैं, अभी यहां तो अभी वहां। तभी मैंने ध्यान दिया कि काफी देर में हवा की झुलसती घास की सरसराहट और भुनगों की बनन बनन गूंज रही है। पसीना मेरे चेहरे पर चुचुहा रहा था। टोपी नहीं थी इसलिए मैं रुमाल से ही हवा करने लगा।
अंडरटेकर के आदमी ने मेरी ओर पलटकर कुछ कहा। दाहिने हाथ से टोपी को तिरछा उठाए उसने बाएं हाथ के रुमाल से अपनी खोपड़ी की चांदी पोंछी। मैंने पूछा, आप कुछ कह रहे थे क्या? उसने आसमान की ओर इशारा करके कहा, आज गजब की धूप है ना? जी हाँ, मैंने कहा। कुछ ठहर कर उसने पूछा, आप लोग आपकी माँ को तो दफन करने ले जा रहे हैं ना? जी हाँ, मैं फिर बोला। कितनी उम्र थी? यही समझिए कि किसी तरह चल रही थी, लेकिन सच तो यह है कि उनकी सही सही उम्र खुद मुझे भी नहीं मालूम। इसके बाद वे चुप हो गया। घूम कर देखा, पीरे महाशय करीब 50 गज लंगड़ाते लंगड़ाते घिसटते चले आ रहे थे। साथ आ जाने की कोशिश में हाथ भर आगे अपना बड़ा सा फ्लैट हेड झुलाते जा रहे थे। मैंने एक निगाह वार्डन पर भी डाली। वे बिना चेहरे पर कोई भी भाव डाले बड़े चुस्त और नपे तुले कदमों से चला आ रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें चुचुहा रही थी, उन्हें भी वह नहीं पूछ रहा था। मुझे लगा हमारा ये छोटा सा काफिला ज़रा ज़्यादा ही तेज़ चल रहा है। जहाँ जहाँ तक निगाह जाती थी वहाँ धूप नहाए खेत खलिहान दिखाई देते थे। आसमान में ऐसा चौंधा था, आंखें उठाए नहीं बनता। अब हम लोग ताज़ा ताज़ा तारकोल की पड़ी सड़क पर टुकड़े पर चल रहे थे। यहाँ धरती पर गर्मी की लहर भपका मार रही थी। कदम बढ़ते ही पांव फट से चिपक जाता और हटते ही दरार जैसा काला चिमकता निशान छूट जाता। ऊपर की आसमानी सफेदी का चौंधा और नीचे चारों तरफ का ये काला कालापन, अर्थात गाड़ी का चमचम करता कालापन, सेवकों के कपड़ों का निस्तेज कालापन, सड़क पर छोटी छाप का ये रुपहला कालापन, इस सब को देखकर बड़ी अजीब सी अनुभूति हुई, मानो ये सब सच नहीं है, सपना हो। इस सब के साथ ऊपर से छाई तरह तरह की गंध, गाड़ी के चमड़े और लीद की गंध, साथ साथ मिलीजुली लुभान और अगरू की गंध के भपके, रात की उखड़ी उखड़ी नींद की खुमारी, और इस सारे वातावरण के कारण मुझे लगता था जैसे मेरी आंखों और विचार शक्ति धुंधली होती जा रही है। मैंने दोबारा पीछे मुड़ के देखा। इस बार पीरे महाशय बहुत ही पीछे छूटे दिखाई दिए। गर्मी की धुंध में कहीं नजर न आए कि अचानक एकदम गायब हो गए। आखिर गए कहाँ? कुछ देर की माथापच्ची के बाद मैंने अंदाज़ा लगाया कि वे सड़क छोड़कर खेतों में मुड़ गए हैं। तभी देखा कि सड़क कुछ दूर और आगे जाकर मोड़ लेती है। अच्छा, तो पीरे महाशय ने हमें पकड़ने के लिए पगडंडी पकड़ी है। वे यहाँ आसपास की जगहों से खूब परिचित हैं। सड़क पर हम लोग जैसे ही घूमे वे हमारे साथ आ गए, लेकिन धीरे धीरे फिर पिछड़ने लगे। आगे जाकर उन्होंने फिर इस तरीके की एक पगडंडी पकड़ी। आध घंटे में यह अब कई बार हुआ। कनपटियों में भड़कन हो रही थी और जैसे तैसे अपने को घसीट रहा था। इसके बाद का सारा काम बड़ी हबड़ तबड़ और कुछ ऐसे मशीन नपे तोले ढंग से हुआ कि मुझे अब कोई भी बात याद नहीं है। हाँ, याद है बस इतना कि हम गांव के सिरे पे पहुंचे तो नर्स ने मुझे कुछ कहा था। उसका स्वर सुनकर मैं चौंक पड़ा। चेहरे पर इस स्वर का कोई मेल नहीं था। स्वर बड़ा मधुर और कंपन भरा था। वह कह रही थी, अगर बहुत धीरे धीरे चलिए तो लू लगने का खतरा, और तेज तेज चली तो शरीर पसीने से तरबतर। तब चर्च की ठंड हवा लगते ही जुकाम का हमला। उसकी बात मैंने समझी। मतलब था कि आदमी को एक न एक चीज तो भुगतनी ही थी। अंत्येष्टि के समय की कुछ और बातें भी अभी तक याद रह गई। जैसे गांव के ठीक बाहर जब आखिरी बार बुढ़ाओं ने हमें पकड़ा, उस क्षण उसका चेहरा शायद थकान या दुख से शायद दोनों के कारण आंखों में धार धार आंसू बह रहे थे, लेकिन खाल की झुर्रियों के कारण आंसू नीचे नहीं टपक पाते थे और वहीं झुर्रियों में आड़े तिरछे फैल जाते थे। इससे वह थकापस बूढ़ा चेहरा गीला गीला चमकता दिखता था। चर्च की शक्ल और आसपास का वातावरण, सड़क पर चलते फिरते गांव वाले, कब्रों पर खिलते हुए लाल लाल जेरेनियम के फूल, कपड़े की गुड़िया की तरह पीरे का बेहोशी के दौर में लुढ़क पड़ना, माँ के ताबूत पर मुट्ठियां भर भर कर पड़ती मटमैली मिट्टी का गिरना, उस मिट्टी में मिले सफ़ेद सफ़ेद जड़ों के तिनके, फिर और लोगों की भीड़, आवाज़ें, कैफ़े के बाहर खड़े होकर बस की प्रतीक्षा करना, अल्जीरियस की जगर मगर करती सड़कों पर अपनी बस का प्रवेश के साथ ही खुशी की झुर्रियाँ महसूस करते हुए घर पहुंचकर सबसे पहले बिस्तर पर जाकर पड़ने और 12 घंटे लंबी तान कर सोने की कल्पना करना, ये सब मुझे अब भी याद है।